नमस्कार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन है जो मन की शांति और एक सार्थक जीवन की तलाश में नहीं है। हाँ बिल्कुल। हम सब उसी सुकून उसी ठहराव को खोज रहे हैं। तो आज हम इसी तलाश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जय शेट्टी की शिक्षाओं और उनकी किताब थिंक लाइक अ मंक से निकले विचारों के जरिए कृतज्ञता, उद्देश्य, मन को साधना, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें हम आज खंगालेंगे। और कोशिश रहेगी कि इन गहरे सिद्धांतों को थोड़ा आसान बनाया जाए। हाँ, ताकि श्रोता इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सके। मतलब यही मकसद है। हाँ। शुरुआत करते हैं जय शेट्टी से। एक पूर्व सन्यासी जो आज दुनिया भर में एक जाने माने लाइफ कोच हैं, बेस्ट सेलिंग लेखक हैं और पॉडकास्टर भी। हाँ, उनका पॉडकास्ट तो काफी लोकप्रिय है और उनका सफर भी काफी अनोखा है। वही तो, 3 साल आश्रम में बिताने के बाद वापस इस आधुनिक दुनिया में आना और फिर उस प्राचीन ज्ञान को मतलब नए अंदाज में पेश करना। बिल्कुल, ये विरोधाभासी उन्हें दिलचस्प बनाता है। ओह। और हाँ, कुछ साहित्यिक चोरी के आरोप भी सामने आए हैं। मतलब दूसरों के विचारों को बिना श्रेय दिए इस्तेमाल करने की बात। हाँ, ये तो गंभीर बात है। हाँ, और क्योंकि ये आत्मसुधार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का क्षेत्र है, तो इसमें स्रोत की प्रामाणिकता वो बहुत अहम हो जाती है। सही कहा। तो हम इन पहलुओं पर भी पारदर्शिता से बात करेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य कोई फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस श्रोताओं को एक संतुलित और आलोचनात्मक नजरिया अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे जानकारी को खुद परख सकें। सही। जरूरी है कि लोग खुद अपनी समझ बनाएं। बिल्कुल। तो चलिए फिर विषय के मूल में उतरते हैं। अपने मन को एक सन्यासी की तरह प्रशिक्षित करना। शेट्टी बात करते हैं मॉन्क माइंड बनाम मंकी माइंड की। हाँ, ये कॉन्सेप्ट काफी सेंट्रल है उनकी किताब में। मॉन्क माइंड यानी स्पष्टता, अनुशासन, उद्देश्य। और मंकी माइंड, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ, हमारा वो मन जो लगातार भटकता रहता है, आवेगों में बह जाता है और अक्सर नकारात्मकता में उलझा रहता है। बिल्कुल। और ये फर्क समझना शायद पहला कदम है। और आज के दौर में इसकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? सोचिए, शेट्टी खुद संन्यास छोड़कर आधुनिक जीवन की जटिलताओं में लौटे। उनका अनुभव ही इस बात पर रोशनी डालता है कि ये सन्यासी मानसिकता सिर्फ पहाड़ों या आश्रमों के लिए नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए है जो शहरों में रहते हैं। रोजमर्रा के तनाव, वो डेडलाइंस, सोशल मीडिया का दबाव, इन सब से जूझते हैं। सही। ये मानसिकता हमें इस सारे शोर के बीच भी अपना केंद्र खोजने में मदद कर सकती है। तो इस रास्ते पर पहला कदम क्या है? किताब कहती है अपनी पहचान और मूल्य। आइडेंटिटी एंड वैल्यूज को समझना। हाँ, पहचान और मूल्य। एक आईने का रूपक इस्तेमाल किया गया है जो मुझे काफी पसंद आया। अच्छा। हाँ, कि हमारा मन एक आईने की तरह है, लेकिन समाज की उम्मीदें, मीडिया का प्रभाव, दूसरों की राय, ये सब धूल की तरह उस पर जम जाते हैं। बिल्कुल। नतीजा, हम अपना असली प्रतिबिंब, अपना सच्चा स्वरूप देख ही नहीं पाते। और अक्सर हमारे मूल्य वो हमें विरासत में मिलते हैं ना। हाँ, हमने उन्हें खुद चुना ही नहीं होता। बिल्कुल, बस अपना लेते हैं। और यहीं पर सचेत चुनाव की बात आती है। क्या आपके मूल्य वाकई आपके हैं या आपने उन्हें बस अनजाने में अपना लिया है? किताब उच्च मूल्यों जैसे कृतज्ञता, सेवा, करुणा और निम्न मूल्यों जैसे सिर्फ पैसा, शोहरत, दूसरों की मंजूरी के बीच फर्क करने को कहती है। लेकिन सिर्फ मूल्यों को पहचानना या चुनना वो काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो है अपने कार्यों को उन मूल्यों के साथ संरेखित करना। अच्छा। मतलब एक्शन में लाना। हाँ। आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं? क्या वो आपके चुने हुए मूल्यों से मेल खाता है? ये एक तरह का ईमानदार ऑडिट है। ऑडिट, हाँ, ये शब्द सही है। और ये अक्सर असहज हो सकता है, पर प्रामाणिकता की राह यहीं से शुरू होती है, जब कथनी और करनी में फर्क कम होने लगता है। ये ऑडिट वाली बात ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, मूल्यों की स्पष्टता के बाद अगली चुनौती आती है नेगेटिविटी की। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। शेट्टी इसे मन का कैंसर कहते हैं। कैंसर? ओह। हाँ, मतलब दूसरों से लगातार तुलना करना, हर चीज में कमी निकालना या शिकायत करना और आलोचना करना। ये आदतें धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति को खा जाती हैं। सही कहा। पर ये आती कहाँ से है? किताब क्या कहती है? अक्सर ये किसी डर से जुड़ी होती हैं। शांति खोने का डर, प्यार खोने का डर या दूसरों की नजर में कमतर समझे जाने का डर। मतलब कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है। तो इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल तकनीक सुझाई गई है, स्पॉट स्टॉप स्वैप। स्पॉट स्टॉप स्वैप, ये क्या है? मतलब पहले नकारात्मक विचार या भावना को पहचानें, स्पॉट। जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, वहीं रुकें।
तुरंत प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकें, स्टॉप। ये पॉज, ये ठहराव बहुत जरूरी है। ओके। फिर उस नकारात्मक विचार को किसी ज्यादा रचनात्मक या सकारात्मक चीज से बदलें, स्वैप। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा आ रहा है। स्पॉट करें, मुझे गुस्सा आ रहा है। स्टॉप, गहरी सांस लें, हॉर्न बजाने या चिल्लाने से रुकें। स्वैप, सोचें, ठीक है, मैं इस समय का इस्तेमाल कोई पॉडकास्ट सुनने में कर सकता हूं, या गुस्सा करने से ट्रैफिक तो नहीं हटेगा, शांत रहता हूं। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर लगातार अभ्यास से ये एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। इसी तरह क्रोध से निपटने के लिए क्षमा का भी जिक्र है। क्षमा कैसे? जैसे किसी के प्रति अपनी भड़ास एक पत्र में निकालकर उसे फाड़ देना, इससे मन हल्का हो सकता है। स्पॉट स्टॉप स्वॉप, ये वाकई में एक एक्शन प्लान जैसा लगता है। अच्छा, नकारात्मकता के बाद एक और बड़ी बाधा है डर, फियर। हाँ, डर तो सबको लगता है। अक्सर हम डर को दुश्मन मानते हैं, लेकिन किताब इसे एक संकेत की तरह देखने को कहती है। संकेत? किस चीज का? डर हमें बता रहा है कि कोई चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसकी हमें परवाह है। अच्छा, ये अलग नजरिया है। हाँ, और इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और वो जड़ अक्सर आसक्ति होती है। आसक्ति मतलब किसी चीज से ज्यादा जुड़ाव। बिल्कुल, किसी परिणाम से, किसी पहचान से, या किसी चीज से हमारा अत्यधिक जुड़ाव, जैसे वो वकील वाला उदाहरण दिया है किताब में। हाँ, जो अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कुछ और करना चाहता है, पर डरता है। क्यों डरता है? अपनी बनी बनाई पहचान खोने से, आर्थिक असुरक्षा से, लोगों की राय से। समझ गया। तो यहाँ डर का स्रोत उस जॉब और उससे जुड़ी पहचान से आसक्ति है। बिल्कुल। और यही अनासक्ति, डिटैचमेंट का सिद्धांत काम आता है। अनासक्ति, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? उदासीनता? नहीं, उदासीनता या बेपरवाही बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है प्रयास पूरे दिल से करना, पर परिणाम से अपनी खुशी या पहचान को ना जोड़ना। अच्छा। मतलब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, लेकिन नतीजा जो भी हो मैं ठीक रहूंगा, ये भाव। और डर की जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं, उसका क्या? उसके लिए श्वास तकनीकें हैं, जैसे 4-4-4 ब्रीदिंग। 4-4-4? हाँ, 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 4 सेकंड रोकना और 4 सेकंड छोड़ना। ये काफी मददगार हो सकती है डर के बीच शांत रहने और स्पष्ट सोचने में। ओके। तो ये डर को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। ठीक है, तो हमने नकारात्मकता, डर और आसक्ति को छोड़ने, लेट गो की बात की। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भीतर विकास, ग्रो। हाँ, जब मन का कचरा साफ होता है तभी तो नई चीजें उगाने की जगह बनती है। सही। इसकी शुरुआत होती है इरादे से। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। बिल्कुल। शेट्टी 4 मुख्य प्रेरणाएं बताते हैं: डर, सजा से बचने के लिए; इच्छा, इनाम पाने के लिए; कर्तव्य, जिम्मेदारी निभाने के लिए; और प्रेम। प्रेम मतलब? प्रेम यानी बिना किसी बाहरी अपेक्षा के, सिर्फ देने की खुशी के लिए। अच्छा। किताब कहती है कि डर, इच्छा या सिर्फ कर्तव्य से प्रेरित काम हमें सच्ची और स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकते। तो असली संतुष्टि प्रेम से प्रेरित कार्यों में है? हाँ, ऐसा कहा गया है। लेकिन अपने असली इरादे को समझना ये कैसे करें? अक्सर तो हम खुद ही नहीं जानते कि हम कुछ क्यों कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि सीढ़ी अभ्यास सुझाया गया है। क्योंकि सीढ़ी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये एक तरीका है अपनी प्रेरणा की गहराई तक जाने का। आप खुद से बार बार पूछते हैं, मैं ये क्यों चाहती हूँ। ओके, कब तक? जब तक आप सतही जवाबों से गुजरकर असली वजह तक नहीं पहुंच जाते। जैसे कोई कहता है, मुझे प्रमोशन चाहिए। ठीक है। क्यों? ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों? बड़ा घर ले सकूंगा। क्यों? परिवार आराम से रहेगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि उनकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। हाँ। तो असली प्रेरणा पैसा नहीं, परिवार का सुख है। ये स्पष्टता हमें सही दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। हमें ये देखना है कि हम अच्छे लादे यानी बीज बो रहे हैं, या अनजाने में नकारात्मकता या स्वार्थ के खरपतवार। और ये भी याद रखना है कि मंजिल से ज्यादा यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। सही कहा। इरादे की स्पष्टता के बाद आता है शायद सबसे बड़ा सवाल, उद्देश्य, पर्पस, जिसे किताब में धर्म भी कहा गया है। हाँ, पर्पस ये तो हर कोई ढूंढ रहा है आजकल। इसे खोजने का एक सूत्र दिया गया है: जुनून, पैशन प्लस विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज प्लस उपयोगिता। पैशन, एक्सपर्टीज, यूजफुलनेस मतलब
वो काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों या बन सकते हों और जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अच्छा, जब ये तीनों मिलते हैं तो उद्देश्य मिल सकता है। हाँ, और इसके साथ ही अपना वर्ण यानी सहज प्रकृति को पहचानना भी जरूरी बताया गया है। वर्ण, वो क्या है? संक्षिप्त में 4 प्रकार बताए गए हैं: मार्गदर्शक, गाइड, शिक्षक, सलाहकार, नेता, लीडर, प्रबंधक, प्रशासक, निर्माता, क्रिएटर, कलाकार, उद्यमी और कर्ता, मेकर, जो चीजों को बनाते या करते हैं। इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है। शेट्टी अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया की एक्सेल शीट से ज्यादा खुशी और सार्थकता लोगों को माइंडफुलनेस सिखाने में मिली। हाँ, उनका अपना ट्रांजिशन इसका उदाहरण है। पर ये खोजना आसान नहीं होता होगा ना, अपना पर्पस, अपना वर्ण। बिल्कुल नहीं, ये एक सतत खोज है, कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी गई है। क्या? कि सिर्फ योग्यता या जुनून काफी नहीं है, चरित्र, कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है। चरित्र मतलब स्वामी मुकुंदानंद जैसे अन्य आध्यात्मिक गुरु भी आत्मसुधार और सेवा को जीवन का उच्चतम उद्देश्य मानते हैं। आपका कौशल आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन आपका चरित्र तय करता है कि आप उस उद्देश्य को कितनी सच्चाई और सार्थकता से जी पाते हैं। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि कैसे करना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उद्देश्य और चरित्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए दिनचर्या का महत्व बताया गया है। हाँ, रूटीन, अनुशासन। एक अनुशासित दिनचर्या हमें फोकस और स्थिरता देती है। सुबह और शाम की रस्में बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। किताब में TIME एक्रोनिम का जिक्र है। थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, इनसाइट, अंतर्दृष्टि, मेडिटेशन, ध्यान और एक्सरसाइज, व्यायाम। टाइम, थैंकफुलनेस, इनसाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। हाँ, ये चारों चीजें दिन की शुरुआत या अंत को सार्थक बना सकती हैं। और स्थान की ऊर्जा और समय की स्मृति का विचार भी है। हाँ, वो भी रोचक है। यानी किसी खास काम के लिए एक निश्चित जगह और समय तय करने से वो आदत बन जाती है। बिल्कुल। और हैबिट स्टैकिंग का भी जिक्र है। हैबिट स्टैकिंग यानी किसी मौजूदा आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना, जैसे ब्रश करने के बाद 1 मिनट ध्यान करना। अच्छा, ये छोटे छोटे बदलाव बड़े काम आ सकते हैं। हाँ, ये सब जीवन में संरचना लाने के व्यावहारिक तरीके हैं। लेकिन क्या ये सब रोज कर पाना मुमकिन है? मतलब जिंदगी इतनी प्रेडिक्टेबल कहाँ होती है? ये एक वाजिब सवाल है। शायद हर दिन सब कुछ परफेक्ट ना हो। लक्ष्य पूर्णता नहीं, प्रगति है। प्रगति। थोड़ी सी भी नियमितता बड़ा बदलाव ला सकती है। और ये हमें अगले बिंदु पर लाता है, मन पर महारत, माइंड मास्टरी। माइंड मास्टरी। इसके लिए रथ का एक सुंदर रूपक दिया गया है। रथ का रूपक? हाँ, हमारा शरीर रथ है, इंद्रियां सेंसेस घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा यानी ट्रू सेल्फ रथ का स्वामी है। वाह! अगर बुद्धि रूपी सारथी जागा हुआ और प्रशिक्षित है तो वो मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित कर सकता है। और अगर सारथी सोया हुआ है तो घोड़े यानी इंद्रियां मनमानी दिशा में भागते हैं। समझ गई। तो इसका सार क्या है? सार है विचारों से अनासक्ति। ये समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूं। मैं अपने विचार नहीं हूं, ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, विचार आते जाते बादल हैं, आप आसमान हैं। उन्हें देखना पर उनसे अपनी पहचान न जोड़ना। ये अभ्यास धीरे धीरे मन पर नियंत्रण लाता है। मन पर महारत से जुड़ा एक और अहम मुद्दा है अहंकार बनाम आत्मसम्मान। हाँ, ईगो, ये बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे रखता है। ये असुरक्षा से जन्म लेता है और हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। जबकि सच्चा आत्मसम्मान अपनी योग्यता और कमियों की शांत स्वीकृति से आता है। किताब विनम्रता का अभ्यास करने की सलाह देती है। एक दिलचस्प तरीका बताया गया है। क्या? अपनी की हुई भलाई को जल्दी भूल जाना और दूसरों की अपने प्रति की गई भलाई को याद रखना। ये तो उल्टा है जो हम अक्सर करते हैं। हाँ, और अपनी उपलब्धियों से भी अनासक्ति रखना, क्योंकि वो हमारी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क करना बहुत जरूरी है। हाँ, कैसे करें ये फर्क? अहंकार अक्सर ऊंची आवाज में बोलता है, मान्यता चाहता है और आलोचना से बहुत डरता है। आत्मसम्मान शांत होता है, अपनी कीमत जानता है और दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस नहीं करता। ये सूक्ष्म अंतर है जिसे खुद के भीतर लगातार देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने भीतर विकास के कई पहलू देखे: इरादा, उद्देश्य, दिनचर्या, मन पर महारत, अहंकार। अब आते हैं तीसरे और अंतिम चरण पर, जुड़ना
और वापस देना। हाँ, आंतरिक शांति और विकास अधूरे हैं अगर हम बाहरी दुनिया से जुड़ के नहीं और उसमें योगदान नहीं देते। इसकी शुरुआत होती है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड से। हाँ, ग्रैटिट्यूड, इसका महत्व आजकल बहुत बताया जाता है। बिल्कुल, पर इसे जीना कितना मुश्किल है, खासकर जब चीजें ठीक ना चल रही हों। सही कहा। लेकिन रॉबर्ट एमंस जैसे शोधकर्ताओं ने भी सिद्ध किया है कि कृतज्ञता हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से आभारी होना है, उसे व्यक्त करना है। बिल्कुल। और ये हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे हमें और अच्छा लगता है। तो इसे अभ्यास में कैसे लाएं? कई तरीके सुझाए गए हैं, जैसे कृतज्ञता जर्नल लिखना, रोज की छोटी बड़ी चीजों को नोट करना जिनके लिए आप आभारी हैं, अपनी कृतज्ञता को विशिष्ट रूप से व्यक्त करना, किसी को सिर्फ थैंक यू कहने के बजाय ये बताना कि उनकी किस बात या काम से आपको मदद मिली। अच्छा, एक थोड़ी अलग तकनीक है, बुरे को याद रखें। रिमेंबर द बैड। बुरे को याद रखें, ये कैसा अभ्यास है? ये एक नकारात्मकता में डूबना नहीं है, बल्कि अपने अतीत की मुश्किलों को याद करके ये देखना कि आप उनसे उबर चुके हैं और आज कहाँ हैं। ओह, समझ गया। ये वर्तमान की नेमतों का एहसास कराता है। हाँ, और लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ाता है। कृतज्ञता हमें नकारात्मक अनुभवों को एक नई सकारात्मक दृष्टि से देखने, रीफ्रेमिंग में मदद करती है। कृतज्ञता के बाद आते हैं संबंध, रिलेशनशिप्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। किताब प्रेम को लेन देन के सौदे की तरह नहीं देखती। तो फिर कैसे? एक चक्र की तरह, बिना किसी अपेक्षा के देना। बिना अपेक्षा के देना? ये तो मुश्किल है। हाँ, पर यही आदर्श है। विश्वास रिश्तों की नींव है और इसके कई स्तर होते हैं। क्षमता पर विश्वास, कॉम्पिटेंस, देखभाल पर विश्वास, केयर, और चरित्र पर विश्वास, कैरेक्टर। सिर्फ शारीरिक आकर्षण से परे जाकर गहरे आत्मिक स्तर तक संबंध बनाने की बात कही गई है। और रिश्तों में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। हाँ, बहुत जरूरी। यानी बिना किसी भटकाव के, बिना फोन के, एक दूसरे पर ध्यान देना। आजकल की डिजिटल दुनिया में ये शायद और भी मुश्किल हो गया है। हाँ, और रिश्तों में कुछ आम गलतियां भी बताई गई हैं जिनसे बचने की सलाह है। जैसे कि? जैसे साथी से पूर्णता की उम्मीद करना, कोई परफेक्ट नहीं होता, या रिश्ते को देने के बजाय सिर्फ लेने का जरिया समझना। प्यार को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास करने होते हैं, नए अनुभव साझा करना, साथ में व्यक्तिगत विकास करना, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मिलकर किसी उद्देश्य के लिए सेवा करना। सेवा करना साथ में। हाँ, ये चीजें रिश्ते को गहरा और सार्थक बनाती हैं। और अंत में किताब हमें सेवा की ओर ले जाती है। हाँ, सेवा, इसे जीवन का उच्चतम उद्देश्य बताया गया है। उच्चतम उद्देश्य? हाँ। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम प्रकृति के नियम के साथ जुड़ जाते हैं। प्रकृति भी तो लगातार देती रहती है। सही कहा। सूरज, पेड़, नदियां। बिल्कुल। सेवा के कई फायदे हैं। ये हमें दूसरों से जोड़ती है, हमारे अंदर कृतज्ञता और करुणा जगाती है, और हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। किताब कहती है कि सेवा करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार न करें। हाँ, छोटी शुरुआत करें, अभी करें। सेवा का रास्ता खोजने का एक तरीका बताया गया है, अपने दिल के दर्द का अनुसरण करें। फॉलो योर हार्ट ब्रेक, दिल के दर्द का अनुसरण। इसका क्या मतलब? यानी उन क्षेत्रों में सेवा करें जहां आपको दुनिया में कमी या पीड़ा महसूस होती है, जो चीज आपको अंदर से कचोटती है। अच्छा, मतलब जहां आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत है, वहां योगदान दे। हाँ। और ये सेवा कोई बहुत बड़ा काम ही हो, जरूरी नहीं। सही। किसी सहकर्मी की मदद करना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी अपने की बात ध्यान से सुन लेना, ये सब सेवा के ही रूप है। ये मानसिकता का बदलाव है, मैं क्या पा सकता हूँ से मैं क्या दे सकता हूँ की ओर। बिल्कुल। तो ये थे थिंक लाइक अ मंक के कुछ मुख्य विचार। जाने देना, भीतर विकास करना, और फिर जुड़ना और देना। काफी कुछ है सोचने और अपनाने के लिए। हाँ, वाकई में। अब जैसा हमने शुरू में कहा था, लेखक जे शेट्टी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। उनकी लोकप्रियता तो जबरदस्त है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। उनका ऑन पर्पस पॉडकास्ट दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ और वेलनेस पॉडकास्ट में से एक है। उनके वीडियोस करोड़ों बार देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके साथ जुड़ती हैं, वो कॉर्पोरेट जगत में भी काफी सक्रिय हैं। हाँ, और इसी लोकप्रियता के बीच, जैसा हमने जिक्र किया, स्रोतों के हवाले से वो विवाद फिर सामने आते हैं। हाँ, वो कौन से विवाद थे, एक बार फिर से बताएंगे? उनके भारत में बिताए कथित 3 साल के सन्यासी जीवन पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि अवधि शायद कम थी या उसका स्वरूप अलग था। उनकी डिग्री को लेकर भी कुछ विसंगतियां बताई गई हैं।
अच्छा। फिर वो 2019 में साहित्यिक चोरी के गंभीर आरोप लगे थे। कई उदाहरण सामने आए कि उन्होंने दूसरों के कोट्स और विचार बिना श्रेय दिए अपने नाम से शेयर किए। और इसके बाद? जिसके बाद कथित तौर पर कई पोस्ट हटाई भी गए और उनकी लाइफ कोचिंग सेवाओं की बहुत ज्यादा फीस, मतलब हजारों डॉलर प्रति टर्म तक, उस पर भी सवाल उठे हैं। ओह। ये सब बताने का मकसद फिर वही है, श्रोता को पूरी तस्वीर देना। हाँ, एक जागरूक दृष्टिकोण जरूरी है। बिल्कुल। किसी भी शिक्षक या गुरु की बातों को लेते समय उनकी पृष्ठभूमि और उनसे जुड़े विवादों को जानना एक जागरूक उपभोक्ता या साधक के लिए जरूरी है। हम सिर्फ स्रोतों में उपलब्ध जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। सही गलत का फैसला श्रोता का अपना है। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का? मेरे ख्याल से सार ये है कि सन्यासी जीवन के जो कालातीत सिद्धांत हैं, जैसे जागरूकता, इरादा, अनासक्ति, कृतज्ञता, सेवा, हाँ, ये सिद्धांत आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शांति और उद्देश्य खोजने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। ये सिद्धांत अपने आप में शक्तिशाली है। बिल्कुल। भले ही उन्हें बताने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द कुछ भी विवाद क्यों ना हो, शायद संदेश पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस किताब की तकनीकों और अभ्यासों से परे अनासक्ति, डिटैचमेंट का जो मूल सिद्धांत है, परिणामों से थोड़ी दूरी, अहंकार से थोड़ी दूरी, बाहरी मान्यता से थोड़ी दूरी, ये सिद्धांत आज आपकी जिंदगी के किन अप्रत्याशित, अनछुए पहलुओं पर लागू हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या इसे काम पर आलोचना सहने में, या सोशल मीडिया पर तुलना से बचने में, या शायद रिश्तों में उम्मीदों के बोझ को हल्का करने में इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी आधुनिक समस्याओं का समाधान कैसे बन सकता है।